हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो आज हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मैमल्स में। और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा मतलब स्टेप्स के थ्रू तो बताऊंगा, डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो इसमें हम इन विवो पढ़ेंगे, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, जो नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं उन सबको आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, अगर कोई चीज़ आप और ज़्यादा डिटेल में चाहते हो तो मैं और डिटेल में बता सकता हूँ। मैं डिटेल में खुद नहीं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। बट अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना और ज़्यादा, तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं उस पर और डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो किसी भी तरह की आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अपना जो ईमेल आईडी है वो सब आपको बता दिए, सब मैंने शेयर कर दिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं आगे। चलो वही तो हेडिंग डाल लो सारे जन, फर्टिलाइजेशन इन मैमल। फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन है मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलन करवाने वाले हैं हम। तो जो मिलन होगा, एक तो नेचुरली होगा, इन विवो अपने आप जो होता है, और एक आपका होता है इन विट्रो, हमारा मतलब हम करवाएंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर और टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। सो दैट इज, एक तो नेचुरल होगा, एक आर्टिफिशियल, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। तो इस लेक्चर में हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं कि जब एक ओवा और जब एक ओवम और एक स्पर्म का मिलन होता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो 4-5 स्टेप होते हैं फर्टिलाइजेशन के, वो मैं आपको बताऊंगा, और वो आपको डायग्राम से मैं पूरा समझा दूंगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि पॉलीस्पर्मिक, मतलब जो मोर देन वन स्पर्म की फर्टिलाइजेशन जो नहीं होता वो क्यों नहीं होता है, उसके कुछ स्लो और फास्ट मैकेनिज्म जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट जो है, जो कंपैटिबल है फ्यूज करने के, वो आपके साथ में आते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट इज फर्टिलाइजेशन, है ना। और नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो सी अर्चिन है, सी अर्चिन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें लगभग 30 मिनट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनमें तो घंटों घंटों ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है मैमल टू मैमल, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। तो लिख लो फटाफट से फर्टिलाइजेशन मैमल में फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो लिखो द प्रोसेस इन विच, दिख रहा है ना। सो द प्रोसेस इन विच compatible male and female gametes fuse together, ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ सिंगल सेल ऑफ जाइगोट। जाइगोट की सिंगल सेल जो बनती है वो, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट भी लिख लो जो मैंने बोला, इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस, इट मे टेक 30 मिनट इन सी अर्चिन। सी अर्चिन जो होते हैं उनमें 30 मिनट में लगभग हो जाता है, एंड अप टू सेवरल आवर्स इन मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स जो होते हैं उनमें लगभग मतलब घंटे घंटे लग जाते हैं। तो अब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और गैमेट जो है वो मतलब बॉडी से बाहर मिले और मिलन हुआ और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अगर मैं टाइप्स में आपको बताऊं तो दो टाइप के हो गए। एक हो गया एक्सटर्नल, बॉडी से बाहर गैमेट आके मिल रहे हैं, और दूसरा हो गया इंटरनल, बॉडी के अंदर ही गैमेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो, 2 लाइन इसमें लिख लो, 2 लाइन इसमें लिख लो। तो इसमें लिखो फटाफट से, तो गैमेट्स फ्यूज आउटसाइड, गैमेट्स फ्यूज आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, ठीक है। और या तो मतलब आउटसाइड जो होगा तो कहाँ होगा, मेनली वाटर एनवायरनमेंट में होता है, क्योंकि मोटिलिटी आराम से होती है, विंड के थ्रू जो होते हैं, पोलन वोलन, वो तो पोलन हो गया। मैं ऑर्गेनिज्म की अगर मेनली बात करें मतलब एनिमल्स की, तो वाटर उसका एनवायरनमेंट होता है जिसमें सबसे बढ़िया एम्ब्रियो डेवलप होने के वो होते हैं चांसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस in watery environment, in watery environment where embryos start to develop, ठीक है। जनरली जो सी अर्चिन होता है या फ्रॉग वगैरह होता है उसमें ये सब देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में सी अर्चिन्स लिख लो, फ्रॉग लिख लो, है ना, स्टार फिश वगैरह लिख लो,
तो ये सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना लोअर वाले, वो सब उस सब में एक्सटर्नल टाइप का होता है। अगर इंटरनल की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख लो आप, टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, टेक्स प्लेस इनसाइड दी पेरेंट, ठीक है, पेरेंट बॉडी के अंदर। और दूसरा जो एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है ना, जैसे फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो गया, अब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है पूरा वो बॉडी के अंदर ही करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनसाइड डेवलपमेंट। ज़्यादातर मैमल में ऐसी होता है, लेकिन जैसे हनी बीज होती है उसमें क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है तो वो उसको बॉडी से बाहर छोड़ देती है, तो बाहर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। तो ऐसे लिख लो कि एम्ब्रियो में डेवलप इनसाइड और आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, इनसाइड और आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, ठीक है। और इनसाइड में अगर इनसाइड हुआ तो इनसाइड कहाँ पे होगा, इनसाइड आप मोस्ट ऑफ द मैमल लिख लो, मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं उनमें अंदर होता है। और अगर आउटसाइड में लिखना तो आउटसाइड में लिख लो कि हनी बीज इसका एग्जाम्पल, हनी बीज में बॉडी से बाहर जो होता है वो डेवलपमेंट होता है आपका, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो 5 स्टेप होते हैं फर्टिलाइजेशन होने में। सबसे पहला होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है, मतलब स्पर्म और एग का जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो उसको बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन, उसको भी डिटेल में बताऊंगा मैं। दूसरा होता है कि मेल और फीमेल जो वो हैं वो आपस में बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एग। तीसरा होता है आपका एक्सोसाइटोसिस मतलब जो एक्रोसोमल के जो भी कंटेंट है ना वो आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद चौथा होता है आपका स्पर्म का जो न्यूक्लियस है ना वो आपका पास हो जाएगा जो ओवम का जो साइटोप्लाज्म है ना वहाँ पे, और फिर जो मेल और फीमेल का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ करेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो ये 5 स्टेप मैं आपको लिख देता हूँ जो मैंने आपको बोला, तो लिखो फटाफट। पहला लिखो स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर मैं बताऊँ आपको क्या क्या स्टेप्स हैं फर्टिलाइजेशन में, तो सबसे पहला होता है आपका कीमो अट्रैक्शन, है ना, कीमो अट्रैक्शन, ठीक है। कीमो अट्रैक्शन किसका, स्पर्म का एग के थ्रू। कैसे, क्योंकि एग जो होता है कुछ जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सिक्रेट करता है जिससे वो स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। तो कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिक्रेटेड बाय द एग। ये हुआ पहला। दूसरा आपका, अब ये जो है ये फिर पास में आएगा उसके और फिर बाइंड कर जाएगा किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर जो एनवेलप है ना उससे। सो द बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवेलप, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप जो होता है मतलब जो प्लाज्मा सेल के बाहर जो लेयर है ना, जैसे मान लो ये आपकी ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इस प्लाज्मा सेल के बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं वाइटेलाइन लेयर। क्या बोलते हैं, वाइटेलाइन लेयर, वाइटेलाइन, ठीक है। और इसके भी बाहर जो होती है उसको बोलते हैं आपका मैंने आपको बताया था जोना पेलुसिडा, और इसके भी बाहर जो होती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, ठीक है। तो कोरोना रेडियाटा से कोई मतलब रिएक्शन नहीं होता, मेनली इन दोनों के साथ होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप में आता है। तो अक्सर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप भी अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले किससे रिएक्शन होगा, पहले क्या मिलेगा इसको, पहले जोना पेलुसिडा मिलेगा या पहले आपको ये मिलेगा वाइटेलाइन स्पेस। तो आप बोलोगे कि सर मुझे तो पहले ये दिख रहा है जोना पेलुसिडा, तो इसमें पहले रिएक्शन होगा जोना पेलुसिडा के साथ, और दूसरे में रिएक्शन होगा ये जो वाइटेलाइन लेयर है ना, इस लेयर को ब्रीच करके ये जो स्पेस है बीच में इसको बोलते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी वाइटेलाइन स्पेस। ये मैं भी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, कुछ जगह पे 2 स्टेप के अलग अलग दिया हुआ है कि पहले जोना पेलुसिडा होगा फिर ये होगा, बट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको एक ही में करा रहा हूँ। देन थर्ड स्टेप है आपका जो एक्रोसोम है उसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सिक्रेट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लिखेगा एक्सोसाइटोसिस ऑफ द, थर्ड इज द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल, ठीक है। और ये क्या रिलीज करेगा, टू रिलीज इट्स एंजाइम, ठीक है, अपने एंजाइम रिलीज कर देगा।
देन आपका फोर्थ स्टेप जो है, अब जो स्पर्म है वो आपका मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप है ना, ये दोनों से पास करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुँच जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुँचने के बाद क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुँचेगा तो इससे पास होते हुए पहुँचेगा। तो फोर्थ स्टेज है आपका पासिंग ऑफ द स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। पासिंग, यहाँ पे आपका बाइंड हो रहा था, अब यहाँ पे पास होगा, पासिंग ऑफ द स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवेलप। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप से पास करिए। देन आपका लास्ट है आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पांचवें स्टेप में क्या होगा कि अब जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब जो स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ बाइंडिंग हो जाएगी। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लो चाहो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर इसके बाद एंड स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स। ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा एग में। ठीक है, सो दैट इज द फिफ्थ स्टेप। ठीक है, और कुछ जगह पे आपको लिखेगा कि जब ये एंटर कर जाएगा तो यहाँ पे ना कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होंगे ना वो आपके इसको जो आपकी पेरीवाइटल स्पेस है ना इसको इम्परमिएबल बना देंगे फर्दर स्पर्म के पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम ये 5 स्टेप में पढ़ रहे हैं। तो क्या किया, तो देखो मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं। तो देखो मैं इसकी बात कर रहा था, तो ये आप देख रहे हो, तो ये मैंने आपका ले लिया ये आपका एग है और ये स्पर्म जो आप देख रहे हो ना ये कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो स्टेप हमने क्या पढ़ा, कीमोटैक्सिस, तो मतलब अट्रैक्शन होगा पहले इसमें। तो ये जो जोना पेलुसिडा देख रहे हो आप लिखे हुए, इसके बाहर भी एक लेयर होती है ऐसे करके आपका, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, जो मैंने आपको पीछे बताया है ना। और इस जोना पेलुसिडा के बाहर यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आपके ऐसे प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका होता है। तो अब देखो पहले स्टेप में क्या होगा आपका कि कीमोटैक्सिस हो गया। अब सेकंड स्टेप जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि गैमेट बाइंडिंग होगा। तो अब जो स्पर्म है यहाँ पे देखो ये सेकंड स्टेप है आपका, इसने यहाँ पे इनके स्टेप्स में मत जाना, मतलब इन्होंने जो लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया दिया है उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो पहले में हमारा कीमोटैक्सिस हो रहा है, दूसरे में हमारा बाइंडिंग हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, जो ये आपका स्पर्म एंड ओवा का जो बाइंडिंग हो रहा है वो आपका है। ठीक है, तो बेसिकली ये जोना पेलुसिडा से नहीं, पहले कोरोना रेडियाटा के पास आता है और कोरोना रेडियाटा के आने के बाद आपका जोना पेलुसिडा तक आता है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ भी बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। तो यहीं पर जो ये मैं आपको बाइंडिंग दिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको प्रोटीन ऐसे डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, तो यही आपका क्या है, फर्टिलाइजिंग का काम कर रहे हैं। और इन्हीं को ये आपका फर्टिलाइजिंग का काम, ये फर्टिलाइजिंग है। फर्टिलाइजिंग मतलब वो प्रोटीन जो जोना पेलुसिडा के सराउंडिंग में सिक्रीट होती है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके स्पर्म को। तो स्पर्म के पास होती है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है वो इसके पास होता है स्पर्म के पास, और फर्टिलाइजिंग जो होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं जो जोना पेलुसिडा सिक्रीट करता है। तो इन दोनों का मिलन हो जाता है, तो फर्टिलाइजिंग रिएक्ट्स विद एंटी फर्टिलाइजिंग। मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत गंदा सा हो गया थोड़ा सा, ये देखो ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर अभी मैं आगे भी बताऊंगा, लिखवा दूंगा उनको क्या क्या होता है एंटी फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा था कि एक्सोसाइटोसिस ऑफ एग्रोसोमल वेसिकल। तो अब यहाँ देख रहे हो, दिस इज द, एक सेकेंड, दिस इज द थर्ड स्टेप। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, दिस इज द थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम के अंदर जो भी है, जैसे ये इसमें मैं आगे आपको बता दूंगा डिटेल में लिखवा के, पर यहाँ पे भी सुन लो कि जो स्पर्म है वो आपका रिएक्शन, एक एक्रोसोमल रिएक्शन शो करेगा जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आने के बाद। कैसे, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसमें कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। इसके पास एक रिसेप्टर होगा जोना पेलुसिडा के जिसका नाम होगा ZP3। तो ZP3 नाम का एक रिसेप्टर होगा जो आपका क्रॉस लिंकिंग करेगा इसके साथ स्पर्म के साथ, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की कंसनट्रेशन इसके अंदर बढ़ेगी और जो एक्रोसोम के अंदर जितने भी आपके जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो सब सिक्रीट हो जाएंगे। और ये इस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप, एक तो ये हो गया, एक कोरोना रेडियाटा, दोनों, तो इसके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप को ये डिजोल्व करना शुरू कर देंगे जब ये यहाँ से अपना सिक्रीट कर देगा। समझ गए ना, दोबारा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना जितना भी है वो सिक्रीट कर दिया इसने। तो अब देखो फोर्थ स्टेप में हमने देखा था कि जब ये सिक्रीट कर देगा तो अब ये इस सेलुलर एनवेलप को, जो जोना पेलुसिडा इन्होंने दिखाया हुआ, ये आप देखो आगे बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, ये पूरा लाइस कर दिया इसने, जोना पेलुसिडा को पूरा ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करते करते पहुंच गया प्री वाइटल एन स्पेस पे। ठीक है, ये पेरी वाइटल एन स्पेस जो है ये वाला,
ये, क्योंकि ये आपकी ओवम की सेल मेम्ब्रेन है ना, और ओवम की सेल मेम्ब्रेन के बाद ये आपकी वाइटेलाइन है, ये आपकी वाइटेलाइन लेयर है, ठीक है। तो इस वाइटेलाइन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस। तो ये ऐसे करते करते क्या पहुंच गया, पेरीवाइटेलाइन स्पेस तक पहुंच गया, है ना, क्योंकि इसने जितने भी सेलुलर एनवेलप थे उन सबको उन सब की जो मतलब जो इसके रास्ते में आ रहे थे इन सबको इसने पार कर लिया और ये पहुंच गया अपने फोर्थ स्टेप पे। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, पासिंग ऑफ द स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप के होते होते वो आपका पहुंच गया। देन आपका फिफ्थ स्टेप है, ये आपका फिफ्थ स्टेप है कि द बाइंडिंग, ये देखो सेल जहाँ मैंने डॉट लगाया अभी, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, ये अंदर वाली ये आपकी ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों की बाइंडिंग हो रही है। सो दैट इज द फिफ्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप में ही बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा, जब बाइंडिंग हो जाएगी तो जो स्पर्म का जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है इसमें, जो हेड है ना स्पर्म का, इसमें जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है सारा का सारा किसमें डाल देगा, इसके न्यूक्लियस में, फीमेल के एग के न्यूक्लियस में, ठीक है। तो मतलब एग का जो साइटोप्लाज्म है उसमें डाल देगा। तो मेनली तो न्यूक्लियस इन्होंने दिखाया हुआ कि स्पर्म न्यूक्लियस कैसे माइग्रेट करता हुआ इसके अंदर चला गया, तो ये आपका और अंदर घुस गया। सो दैट वाज द फिफ्थ स्टेप, और आपका इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये आपका जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। सो ये 5 स्टेप मैंने आपको लिखा है, ठीक है। इन्होंने यहाँ जो छठा स्टेप दिया इसको मैं उसमें बताऊंगा, आपका जो पोलीस्पर्मी बाइंडिंग है ना वो, चलो यहाँ पे देख लो, वो मैं वहाँ पे लिखाऊंगा। तो देखो जब ये हो जाता है, ये देखो मैं इसको मिटा देता हूँ फिर से। तो एक बार ये रिएक्शन हो गया, तो अब रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप ये जो वाइटेलाइन लेयर का जो स्पेस है ना, ये पेरी वाइटेलाइन स्पेस जो है, इसके अंदर ना ये ग्रेन्यूल देख रहे हो आप छोटे छोटे, ये ग्रेन्यूल सिक्रेट होने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे ग्रेन्यूल सिक्रेट होंगे। और ये ग्रेन्यूल जो है ये आपके जितनी भी यहाँ पर जितने भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे इस पे, जोना पेलुसिडा से और ये पेरीवाइटेलाइन स्पेस में जितने भी रिसेप्टर्स थे, इन सब रिसेप्टर्स को ये डिसॉल्व कर देगा, सब रिसेप्टर्स को ये डिसॉल्व कर देगा। और इसने अगर सब रिसेप्टर को डिसॉल्व कर दिया तो फर्दर जितने भी स्पर्म इसके पास आ रहे थे, इसके अलावा जो ये एंटर कर गया, इसके अलावा जितने भी स्पर्म थे वो सब यहीं के यहीं रुक जाएंगे, उनका फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ पोलीस्पर्मी। अगर समझ में आया तो कोई अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी आगे डिटेल में इसको लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा, बस आप चित्र देख लो, समझ लो। तो मैं इसको हटाऊँ एक थोड़ा सा, तो ये ठीक है। तो ये जो ग्रेन्यूल्स निकले ना इसको हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक, ठीक है। फास्ट ब्लॉक क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, इसको हम स्लो ब्लॉक बोलते हैं। तो इसने यहाँ पे लिखा सिक्स्थ सिस्टम में, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच रेंडर्स द वाइटेलाइन लेयर इम्परमिएबल टू स्पर्म, मतलब इम्पेनिट्रेबल, सॉरी इम्पेनिट्रेबल, है ना। तो इसके अलावा मतलब ये तो करिए एंटर, अब इसके अलावा जितने भी स्पर्म आएंगे उन सबको ये इम्पेनिट्रेबल कैसे बना देगा, क्योंकि जितने भी रिसेप्टर्स यहाँ पर हैं, जो भी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट हैं, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एंटी फर्टिलाइजिंग वगैरह को, या उसके अलावा भी जो रिसेप्टर है, जो ZP2 है, ZP3 है, ये सब भी जो हैं वो भी आपके निपटा दिए जाएंगे, है ना। तो अगर वही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। समझ गए मेरी बात। चलो अब इन्हीं चीज़ों को एक एक करके लिखते हैं। तो लिखते हैं फिर इवेंट्स क्या क्या हो रहा है। तो हमने जो एग्जांपल पढ़ा ना माउस वाला, तो उसी के बारे में लिखते हैं। तो आप लिखो इवेंट्स ऑफ मैमेलियन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, माउस, माउस को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो माउस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो हमने देख लिया कि कैसे कैसे डायग्राम में मैंने आपको बता दिया। तो बस फटाफट से नाम, स्टेप के नाम लिखो और उनकी थोड़ी सी डिटेल लिख लो। तो स्टेप फर्स्ट में हो रहा है कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस का मतलब क्या, सिंपल सा, स्पर्म इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एग। तो स्पर्म अट्रैक्टेड टू द फ्लूइड सराउंडिंग द एग, एग के जो सराउंडिंग में, ठीक है। देन स्टेप टू में क्या हो रहा है, आपका गैमेट जो है वो बाइंड कर रहा है, मतलब जो स्पर्म है वो बाइंड कर रहा है आपका जो एग है उससे, है ना, और रिकॉग्निशन हो रहा है उसका। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, डायग्राम में फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन करके दो चीज़ें होती हैं, नाम सुना आपने? मैं यहाँ बताता हूँ पहले रफ में दोनों का कंसेप्ट। एक होता है फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन क्या होता है, फर्टिलाइजिन जो होता है ये एग सिक्रीट करता है, ये एग सिक्रीट करता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो एग होता है उसके कॉर्टिकल रीजन जो है ना वहाँ पर ये सिक्रीट करता है, और ये ऐसे एक्ट करता है
जो स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं, तो एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के पास है और फर्टिलाइजिन एग के पास है, तो ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। फर्टिलाइजिन जो होता है ना कोर्टिकल रीजन में एग के, तो ये एक्ट करते हैं एंटी फर्टिलाइजिन के रिसेप्टर की तरह। और एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ सिक्रीट होता है, वो स्पर्म सिक्रीट करता है, और वो स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उस पर प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों का अट्रैक्शन हो गया, फर्टिलाइजिन अट्रैक्ट्स विद द एंटी फर्टिलाइजिन। तो ये लिख लो आप, फर्टिलाइजिन के बारे में एक लाइन लिख लो पहले, इट इज सिक्रेटेड बाय द एग सेल, सिक्रेटेड बाय द एग सेल। ठीक है, एग सेल सिक्रेट करता है, और किस चीज़ का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन। एग का जो कॉर्टिकल रीजन है उसमें प्रेजेंट होता है, और क्या करता है, एक्ट्स एज अ रिसेप्टर फॉर एंटी फर्टिलाइजिन, एक्ट्स एज अ रिसेप्टर फॉर एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, तो इसी से फिर अब एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन कौन सिक्रेट करता है, इट इज सिक्रेटेड बाय द स्पर्म, सिक्रेटेड बाय स्पर्म, स्पर्म सिक्रेट कर रहा है, और किस चीज़ का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। मेनली जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा। तो ये आप लिख लो, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है जो आपकी एसिडिक होती है, एसिडिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना स्पर्म की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि इन दोनों में ही अट्रैक्शन होगा, फर्टिलाइजिन रिसेप्टर का काम करेंगे एंटी फर्टिलाइजिन के। तो स्टेप 2 में क्या होता है, गैमेट बाइंडिंग जो होगी वो उसी के लिए मैंने आपको बताया, गैमेट बाइंडिंग एंड रिकॉग्निशन। मतलब यही रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर ना स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, हमेशा तो नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि रिलेटिवली स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, बट नॉट एब्सोल्युटली। ठीक है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है अलग स्पीशीज का भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो गैमेट बाइंडिंग एंड रिकॉग्निशन, तो सेकंड स्टेप में आप ये लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो कि जो फर्टिलाइजिन है वो जोना पेलुसिडा का, ये जोना पेलुसिडा का जो है फर्टिलाइजिन, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन में पड़ा हुआ, तो यही आपका मेजर रोल प्ले करता है। कैसे, एक तो बाइंडिंग करवाएगा स्पर्म की, जो मतलब एंटी फर्टिलाइजिन की बाइंडिंग करेगा, और एक्रोसोमल का जो रिएक्शन होना है बाइंडिंग के बाद वो भी आपका यही करवाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो कि द ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजिन बोल रहे हैं, फर्टिलाइजिन। ठीक है, ऑफ जोना पेलुसिडा प्लेज दो मेजर रोल प्ले करता है। क्या क्या, तो एक तो आपका करेगा इट बाइंड्स विद द स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म से बाइंड करेगा, तो यहाँ पे आपका आ गया एंटी फर्टिलाइजिन, तो एंटी फर्टिलाइजिन की हेल्प से बाइंड करेगा, और दूसरा जो एक्रोसोमल रिएक्शन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। तो इनिशिएट्स द एक्रोसोमल रिएक्शन, ये थर्ड स्टेप में मैं डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि थर्ड स्टेप था ना एक्रोसोमल रिएक्शन का, आफ्टर बाइंडिंग। ठीक है, जब उसका बाइंडिंग हो गया तो फिर एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ये लाइन में लिख लो कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, बट रिलेटिवली होता है, एब्सोल्युटली नहीं होता है, लिख लो। तो दिस बाइंडिंग इज रिलेटिवली, एक सेकेंड, दिस बाइंडिंग इज रिलेटिवली क्या, स्पीशीज स्पेसिफिक बट नॉट एब्सोल्युटली। ठीक है, मतलब हमेशा नहीं, बट ये होता है। और यहाँ पर ना एक जोना प्रोटीन करके होता है, जो ये ना जोना पेलुसिडा, ये एक जोना प्रोटीन ZP3 जिसको हम बोलते हैं, वो एक स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन होती है, मतलब मेनली वही गाइड करती है स्पर्म की बाइंडेशन को इनमें, माउस में। ठीक है, तो ये आप लिख लो कि जोना पेलुसिडा ZP3 उसका नाम है, इज स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ द माउस। ठीक है, तो माउस की जो स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन होता है, सो दैट इज द गैमेट बाइंडिंग एंड रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन इससे कर लिया जोना पेलुसिडा 3 ने कि हाँ भाई ये इसी स्पीशीज का है दूसरी का। अब स्टेप 3 की अगर हम बात करें, तो स्टेप 3 में हमने देखा था कि एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल। तो थर्ड था एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल।
ठीक है, ये तीसरे में हमने लिखा था। तो इसमें क्या है कि जो माउस का जो एक्रोसोम है उसके अंदर जितने भी इंजाइम्स बैठे हुए हैं तो उन सब इंजाइम्स का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि कैल्शियम कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो फिर वो टूट फूट मचाना है, तो वो सब याद करो पिछले लेक्चर का, मतलब फर्स्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था। तो आप वही मैं एक बार दोबारा से साइकिल भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखो द माउस स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय द दिस ZP3, ठीक है। तो ये आप लिख लो। तो द माउस स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन, द माउस स्पर्म एक्रोसोमल reaction is induced by the cross linking of ZP3, ये जो हम पढ़ गए हैं, ठीक है, विद द किसके साथ, विद द रिसेप्टर्स फॉर इट। इसके जो रिसेप्टर होते हैं ना ZP3 के, ये स्पर्म के जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर होते हैं, विद द रिसेप्टर फॉर इट ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाएगा जब भी होगा, और इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से आपके कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। दिस क्रॉस लिंकिंग ओपन्स कैल्शियम चैनल्स। तो अब कैल्शियम चैनल खुल गया, इसके बाद आपको पता ही है क्या क्या होगा, ठीक है। तो मैं कैल्शियम चैनल खुलने के बाद का स्टेप भी लिख देता हूँ। तो लिखो कि कैल्शियम चैनल अब ओपन हो गए। अब जो मैंने आपको बताया वही सब लिख लो, कैल्शियम चैनल ओपन्स। अब जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन स्पर्म में वो बढ़ने लग जाएगी। सो इट इंक्रीजेज कैल्शियम कंसंट्रेशन इन स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म में जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो एक्रोसोमल वेसिकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना उसकी क्या बोलते हैं, ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे आपका फ्यूज़ कर जाएगा, और फ्यूज़ करने के बाद वहाँ पे एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम होंगे वो सब रिलीज़ कर देगा वो, ठीक है, ताकि वो उसको तोड़ फोड़ मचा सके वहाँ पे। तो ये लिख लो कि जब ये हो जाएगा इट कॉजेज, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म इंक्रीज होने की वजह से कॉजेज फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल, ठीक है, विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स एक्रोसोमल वेसिकल, ठीक है। और फिर जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो रिलीज हो जाएंगे। सो रिलीज ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम होने के बाद क्या होगा कि वो अपना फिर जो जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करते हुए एक्स सरफेस तक पहुंच जाएंगे। सो डाइजेस्ट अ पाथ, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट द पाथ थ्रू द जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा कहाँ तक, टू द एग सरफेस तक ये पहुंच जाएंगे। सो दैट वाज द थर्ड स्टेप। देन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने क्या देखा था कि जो स्पर्म होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप से, क्योंकि अब इसने जो एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज करे हैं उसने पूरा जितना भी एनवेलप था वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप उस सबको डाइजेस्ट कर दिया और ये पहुंच गया अब सेल सरफेस के पास, ठीक है। तो आप ये लिखो स्टेप 4 में कि सेल सरफेस के पास पहुंचाना है इसको। सो पासिंग ऑफ द स्पर्म थ्रू दिस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप, पूरा लिखना है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्पर्म ने जितना भी रास्ता था जोना पेलुसिडा का वो आपका जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम थे इनकी वजह से तोड़फोड़ मचाई, और आपकी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी जो वहाँ पर क्या होता है ना, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी इसकी स्पर्म की जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो जो जोना पेलुसिडा होता है ना, तो उसमें एक ZP2 करके एक वो होती है प्रोटीन, उसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो आप यही लिख लो कि स्पर्म स्टिल लाइज अ पाथ, मतलब यहाँ से तोड़फोड़ मचाना शुरू करा था और यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, पाथ थ्रू जोना एंड अकम्प्लिश्ड जोना पेलुसिडा एंड अकम्प्लिश्ड बाय प्रोटीन्स इन द इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सब हुआ, और ये इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है ये किसके साथ बाइंड करती है, ZP2 के साथ बाइंड करती है, दैट बाइंड्स स्पेसिफिकली टू ZP2, ठीक है। सो दैट वाज द स्टेप 4।
स्टेप 5 की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में फ्यूजन हो रहा था ना दोनों सेल मेम्ब्रेन का, और फिर वो न्यूक्लियस एंटर करवा रहा था। तो लिख लो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें लिख लो कि दिस लाइसिस ऑफ जोना इज फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिख लो यहाँ पे दिस लाइसिस, जो ऊपर तोड़ फोड़ मची है, दिस लाइसिस ऑफ जोना is followed by the fusion of the sperm plasma membrane and ovum, या एग लिख लो सीधा, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हो। तो दिस लाइसिस ऑफ जोना इज फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फर्टिलिन। तो फर्टिलिन प्रोटीन जो होती है वो मैमल्स के स्पर्म में प्रेजेंट होती है ना, और वो जो एग का जो फ्यूजन होता है उसको कराने में हेल्प करती है। जो एग जो है ना, एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको फ्यूजन कराने में एक यहाँ पर प्रोटीन है फर्टिलिन करके, वो आपका हेल्प कराती है। तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, लिखो फर्टिलिन प्रोटीन प्रेजेंट, फर्टिलिन प्रेजेंट, इसको मैं हटा देता हूँ नीचे वाले को। सो फर्टिलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन मैमल्स स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैमल स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और यही आपका एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन में हेल्प करती है। एंड so fertilin protein present in mammals sperm plasma membrane are essential for sperm membrane and egg membrane fusion। ठीक है, तो ये प्रोटीन आपकी इन दोनों के फ्यूजन में हेल्प करती है। तो जब ये हो जाएगा तो दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में एडेयर कर जाएंगी, और एडेयर होने के बाद जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियस जो है वो आपका एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ द फीमेल एग, एंड देन आपका जाइगोट बनेगा और उसका एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। तो बस यही लिख लो, इट अडहेयर्स द स्पर्म टू एग। ठीक है, एंड एंटायर sperm cell content and component enters the egg। ठीक है, तो जितना भी कंटेंट है आपका स्पर्म का जो, वो सारा का सारा एग में चला जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस। मेनली न्यूक्लियस ही जा रहा है, ठीक है, मेन फीमेल एंड न्यूक्लियस। और जब ये हो जाएगा तो उसके क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिगिंस। तो इस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। ये हो गया पूरा प्रोसेस, मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का बता दिया, समझ गया ना। अब मुझे इसमें आपको क्या बताना है, मुझे इसमें आपको ये और बताना है कि कैसे पॉलीस्पर्मी जो होता है ना मैमल्स में, वो कैसे रोकी जाती है। ठीक है, तो आप हेडिंग दो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। मतलब फ्यूजन हो गया, अब एक गैमेट ने जब फ्यूजन बना लिया, तो मतलब एक स्पर्म ने जब फ्यूजन करके अपना मटेरियल डाल दिया उसके अंदर, तो अब क्या होगा, अब उसको बाकी जो स्पर्म बचे हैं, मतलब जितने भी मिलियन स्पर्म बचे हैं, अब वो सब इसमें नहीं कर पाएंगे एंटर। ठीक है, वो क्यों नहीं कर पाएंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेडिंग देंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स। ठीक है भाई, तो देखो अब होगा क्या कि ये आपका जो हुआ था ये, ठीक है, इसके अराउंड जो आपकी लेयर थी वो आपकी वाइटेलाइन लेयर थी, और फिर आपका जोना पेलोसिडा था। तो होगा क्या कि यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में बताया कि बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पड़े हुए होते हैं, है ना। तो पहले मैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, मतलब एक स्पर्म के एंट्री होने के बाद बाकी की एंट्री क्यों रुक जाएगी, तो ये आपका मतलब कैसे रुक जाएगी, ये आपका दो तरीके से होता है। ठीक है, दिस इज डन बाय टू प्रोसेस इन मैमल्स। एक होता है फास्ट रिएक्शन और एक होता है स्लो रिएक्शन। तो मैं आपको इन दोनों को डिटेल में बताऊंगा। देखो पहले मैं समझा देता हूँ।
फास्ट रिएक्शन अभी रुक जाओ, स्लो रिएक्शन में देखो क्या होता है, जो ग्रेन्यूल्स पड़े हुए होते हैं ना इसमें, जो ग्रेन्यूल कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, मैंने जो डायग्राम में आपको बताए थे, वो ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, वो रिलीज होने लग जाएंगे पेरीवाइटल स्पेस में, और जितने भी यहाँ पर जो सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे उन सबको डिजोल्व कर देंगे। तो अगर सेल रिसेप्टर ही नहीं रहे तो बेचारा स्पर्म आएगा किसके पास, बाइंडिंग एंटी फर्टिलाइजिन, और एंटी फर्टिलाइजिन का रिएक्शन कैसे होगा, जब सब डिजोल्व ही हो गया तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने निकल के सबको डिजोल्व कर दिया। तो ये होता है लगभग एक स्पर्म की एंट्री होने के बाद, एक स्पर्म की एंट्री होने के बाद जो बाकी यहाँ पे ऐसे इस पे अटैक करे जा रहे हैं कि मैं घुसूंगा अंदर, मैं घुसूंगा अंदर, तो ये सब अंदर घुसना बंद कर जाते हैं, क्योंकि इनके रिसेप्टर फ़ौरन 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट डिजोल्व हो जाते हैं। हमारे हिसाब से तो 1 मिनट बहुत जल्दी हो गया, बट इनके हिसाब से, मतलब इस फर्टिलाइजेशन के हिसाब से मैमल्स में वो बहुत डिले हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। मतलब जो रिस्पॉन्स आया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने जो इनको डिजोल्व करा है थोड़ा स्लो हो गया, मतलब 1 मिनट लग गया इसको। सो दैट इज स्लो रिएक्शन, ये मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा, समझ गए, वेरी गुड। अब फास्ट रिएक्शन में क्या होगा, फास्ट रिएक्शन में होता है कि जो ये क्या बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना एग की, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मान लो कुछ स्पर्म जो थे वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप जो थे उसको पेनिट्रेट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास आ चुके हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो रेस्टिंग पोटेंशियल होती है, अगर आपको पता हो तो वो लगभग -70 मिली वोल्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग, है ना। तो अगर ये नेगेटिव में है तो इसका मतलब द एग मेम्ब्रेन इज अवेलेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मतलब अवेलेबल है मेल स्पर्म की, जो स्पर्म है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंडिंग करने के लिए अवेलेबल है, अगर इसका ये जो पोटेंशियल है वो इतना है, माइनस में है। बट होता क्या है कि जैसे ही एक स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके साथ बाइंड करा, वैसे ही इसकी जो रेस्टिंग पोटेंशियल होती है ये चेंज हो गया, आपका +20 हो जाती है, समझ लो। तो इसकी पोटेंशियल जैसे ही पॉजिटिव में हो जाती है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होने के बाद स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड नहीं कर पाती। एंड ये जो प्रोसेस आपका होता है ये लगभग 1 से 2 सेकंड के बीच में हो जाता है, विद इन 1 to 2 सेकंड रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज और गया काम से। सो दैट इज फास्ट रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस यही दो पॉइंट जो मैंने यहाँ बोले हैं वो इसमें लिखने हैं, और वो दो जो पॉइंट पहले मैंने बोले थे वो स्लो में लिखना है। क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। तो फटाफट लिखो फास्ट रिएक्शन में कि फास्ट ब्लॉक इज अचीव्ड बाय द, लिखो फास्ट ब्लॉक कर दिया ना इसने, फास्ट ब्लॉक इज अचीव्ड बाय द चेंजिंग, बाय द हटा दो, बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द एग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज -70 मिली वोल्ट, एंड विद इन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विद इन 1 to 2 सेकेंड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट स्पर्म, ठीक है, इट्स पोटेंशियल बिकम्स कितनी हो जाती है, +20 हो जाती है, +20 मिली वोल्ट, ठीक है। और फिर लास्ट में एक लाइन और लिख लो कि स्पर्म कैन नॉट फ्यूज विद द मेम्ब्रेन हैविंग पॉजिटिव रेस्टिंग पोटेंशियल, स्पर्म कैन नॉट फ्यूज विद मेम्ब्रेन हैविंग पॉजिटिव रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्पर्म उस सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड नहीं कर सकता जिसका रेस्टिंग पोटेंशियल पॉजिटिव में है, ठीक है। सो दैट इज द फास्ट ब्लॉक। तो विद इन 1 to 3 सेकंड के अंदर ये मामला निपट गया। सो दैट इज फास्ट ब्लॉक। अब अगले पेज पे लिखो फटाफट, स्लो ब्लॉक क्या होता है, मतलब स्लो रिएक्शन क्या होता है। तो स्लो रिएक्शन लिख लो कैसे हो रहा है, या ब्लॉक भी बोल दो, स्लो ब्लॉक कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो है उनकी एक्सोसाइटोसिस होने की वजह से एक मैकेनिकल ब्लॉक बन रहा है ना। क्यों, क्योंकि उसने जब स्पर्म और एग का अटैचमेंट हो गया तो उसने जितने भी वो थे, क्या बोलते हैं, रिसेप्टर, उनको डिसॉल्व कर दिया। तो लिखो कॉज्ड बाय द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और दिस कॉजेज अ मैकेनिकल ब्लॉक, ठीक है, मैकेनिकल ब्लॉक हो गया। और दिस मैकेनिकल ब्लॉक बिकम्स एक्टिव आफ्टर, लिख लो, बिकम्स एक्टिव आफ्टर या अबाउट, लिख लो अबाउट इन अ मिनट, या आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट लिख लो, 1 मिनट ऐसे लिखो, इट बिकम्स एक्टिव आफ्टर 1 मिनट
it becomes active in 1 minute after first successful egg sperm अटैचमेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो जैसे मैं आपको अगर इसको भी फ्लो चार्ट में बताऊं तो क्या होगा, पहले स्पर्म एग का अटैचमेंट हुआ, तो अटैचमेंट होते ही क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हो गए। सो रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हो गए और ये आपके किस फ्यूज कर गए, जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके साथ फ्यूजेज विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, फिर ये रिलीज हो जाएंगे वाइटलाइन स्पेस में, रिलीज अपना कंटेंट मतलब रिलीज देयर कंटेंट इन वाइटलाइन स्पेस। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्हीं कंटेंट में से कुछ प्रोटीज होंगे जो आपके रिसेप्टर को डिसॉल्व कर देंगे। तो सेवरल प्रोटीन्स लाइक प्रोटीएजेस ऑल्सो रिलीज्ड, और ये क्या करेंगे, ये आपके डिसॉल्व बाइंडिंग रिसेप्टर्स ऑफ एनवेलप, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप है उस पर भी जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको डिसॉल्व करेंगे। सो इट लीड्स टू नो फर्दर बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, कोई फर्दर बाइंडिंग नहीं होगी स्पर्म की। सो दैट एंड्स हर फर्टिलाइजेशन। समझ गए, तो हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है। सो दैट इज द इन विवो। तो लगभग मतलब एक अगर एक सेल मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो लगभग तो 15,000 20,000 ऐसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो ये डिसॉल्व करने का ही काम करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो सी अर्चिन का जो प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्टिलाइजेशन हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे, मतलब फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं ख़त्म हुआ, अभी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और करेंगे। ठीक है, तो ये तो इन विवो था, मतलब बॉडी के अंदर कैसे कैसे हो रहा है, मतलब रिएक्शन कैसे हो रहा है एग और उसका क्या बोलते हैं स्पर्म का फर्टिलाइजेशन। अब हम इन विट्रो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।